अपराइजिंग इन ग्रीस। अब देखो ग्रीस जो था वो 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर जो कि एक मुस्लिम एम्पायर है, और जो ग्रीस की जो पॉपुलेशन है वो मेजरली आपके क्रिश्चियंस है। तो जैसे यूरोप के अंदर धीरे धीरे ये नेशनलिज्म के आइडिया आने लग गए थे, वैसे ग्रीस के अंदर भी ये सारे आइडियाज आने लग गए थे। तो इन लोगों ने 1821 में अपना स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चालू कर दिया था अगेंस्ट दी ऑटोमन एम्पायर। अब स्टार्ट में कुछ साल तो कुछ हुआ नहीं, बट धीरे धीरे जो यूरोप के जो आपके पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, वो लोग बाकी लोगों का ध्यान इस ग्रीक्स के स्ट्रगल में डालने लग गए थे, ये बोल के कि देखो द ग्रीस इज दी क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये तुम्हारी बर्थ प्लेस है, पूरे यूरोप का जितना भी एंशिएंट कल्चर है वो यहाँ से आया था। तो बाकी यूरोपियंस को भी ग्रीस के स्ट्रगल के अंदर सिंपैथी होने लग गई थी। इस सिंपैथी कुछ टाइम तक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बहुत सारे इंग्लिश पोएट्स, जिसमें से एक एग्जांपल है लॉर्ड बायरन जो कि ब्रिटिश पोएट थे, उन्होंने इंग्लैंड में जाके फंड्स कलेक्ट किए और वो इनके इंडिपेंडेंस के फाइट करने के लिए भी आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके फीवर के कारण 1824 में डेथ हो गई थी। तो धीरे धीरे ये सब लोग पुश कर रहे थे कि ग्रीस को आपको फ्री करवाना है ऑटोमन एम्पायर से। इसी टाइम पे 1830 के अंदर जुलाई रिवॉल्यूशन हो गया फ्रांस में। तो जस्ट उस रिवॉल्यूशन के रिपरकशन ये था कि ऑटोमन एम्पायर डर गया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने ऑटोमन एम्पायर पे प्रेशर डाला। तो 1832 में जस्ट फ्रांस रिवॉल्यूशन के 2 साल बाद ही ऑटोमन एम्पायर ने एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और उस ट्रीटी के थ्रू उन्होंने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। तो वंस अगेन मेटरनिस की बात ट्रू हो गई कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। थैंक यू।